डीएनए में एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको बिहार की सच्ची तस्वीर दिखाएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार माफिया राज खत्म होने का दावा करते हैं। आज हम उनको बिहार की राजधानी पटना के पास हुआ माफिया वॉर दिखाने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के शासन को जंगल राज बताया जाता था। नीतीश कुमार तो चुनाव ही इसी बात पर जीतते थे कि वो जंगल राज से आजादी दिलवाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके शासन में भी माफिया खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि उनके अपराध का तरीका बदल गया है। अब वो किसी के घर में लूटपाट घुसकर लूटपाट नहीं करते, सीधे सोन नदी की रेत पर डाका डालते हैं। इस डकैती में कितनी गोलियां चलेंगी, कितनी मौतें होंगी, इसका हिसाब किताब नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें सब शामिल है, ऊपर से लेकर नीचे तक। आज डीएनए में हम बिहार सरकार के इन्हीं दावों की सच्चाई आपको बताने वाले हैं, और हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे इस खेल में माफियाओं के साथ मिलकर प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी भी एक तरह से सफेद पोश माफिया बन चुके हैं। सबसे पहले पटना के पास बिहटा में हुई गैंगवार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपने फिल्म गैंग ऑफ वसेपुर तो देखा होगा, लेकिन ये फिल्म नहीं था। ये हमारे कैमरे में कैद वो सच्चाई थी जिसमें खुलेआम गोलियां चल रही थी, और वो कारतूस भी आपने देखा। आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना होगा। अमेरिका के फ्लोरिडा, प्योर्तो रिको और बरमूडा के बीच ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे जानलेवा बताया जाता है। यहां कोई नहीं जाता है, यहां जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। और भारत के बिहार राज्य में भी ऐसा ही एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल भी बहुत खतरनाक है। यहां आम इंसान का जाना मना है। आम इंसान तो छोड़िए, सरकारी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों तक का यहां जाना मना है। पटना, आरा और छपरा के बीच बने इस खतरनाक ट्रायंगल को कहते हैं रेत माफिया ट्रायंगल। इस रेत माफिया ट्रायंगल में वही जा सकता है जो रेत का अवैध खनन करता हो, जो हर वक्त गोलियां चलाने या जान लेने में माहिर हो, क्योंकि अगर वो जान लेना नहीं जानता है तो दूसरे माफिया के हाथों अपनी जान गंवा सकता है। हमने आपको उसी माफिया ट्रायंगल की तस्वीरें दिखाई जिसमें दनादन फायरिंग हो रही थी। इसमें कितने लोग मारे गए, कितनों के शव मिले, इसमें कौन शामिल था, कौन पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, इसको लेकर किसी को कोई जानकारी नहीं है। और बिहार की सोन नदी की रेत के लिए एक ऐसी जंग छिड़ी है जो शायद इस नदी के सूखने तक जारी रहेगी। सोन नदी की अवैध रेत खनन की दलाली में सबके हाथों में मलाई जाती है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके बंदूक में गोली है वही इस रेत पर अपना अधिकार जमा पाता है। आज हम आपके लिए बिहार की एक ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जिस पर कोई बात नहीं करता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसको देखकर राज्य सरकार अनदेखा कर देती है। यह बिहार का एक ऐसा सच है जो ऑर्गेनाइज्ड माफिया गैंग की बिहार पर पकड़ को दिखाता है। हम आपको दिखाएंगे बिहार के सैंड माफिया लैंड से अपनी ग्राउंड रिपोर्ट। ये इतना आसान नहीं था। वहां पर जाना, इन तस्वीरों को कैद करना और इस सच्चाई को आप तक लेके आना, इसलिए ये जरूर देखिए। ये बिहार का वो बीहड़ है जहां आम इंसानों का आना मना है।
इस इलाके को यहाँ के लोग माफिया लैंड कहते हैं। यहाँ पर मौजूद हर इंसान या तो रेत माफिया है या फिर रेत माफिया का गुर्गा है। कहने के लिए यहाँ पर सोन नदी का पीला सोना मिलता है। पीला सोना यानी उच्च स्तरीय पीली रेत। लेकिन इस रेत के लिए यहाँ पर कई सालों से एक अंतहीन जंग चल रही है। इस जंग में ना जाने कितनी ही जानें चली गईं। इस रेत में ना जाने कितने ही शव आज भी दबे हुए हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूं उसे बालू माइनिंग का गोल्डन ट्रायंगल भी कह सकते हैं। मेरे दाहिने तरफ आरा है और मेरे पीछे छपरा, और जिस जगह मैं खड़ा हूं वो है पटना का मनेर। इसी ट्रायंगल पे इस बालू के लिए वर्चस्व की लड़ाई होती है। AK-47 से गोलियां चलाई जाती हैं और उन गोलियों से होने वाली मौत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि चाहे वो गैंग का सदस्य क्यों ना हो, उसे दफन कर दिया जाता है इन्हीं बालू में, और फिर लाश कभी नहीं मिलती। सोन नदी की रेत के लिए माफिया वॉर नई बात नहीं है। इस तरह की कई घटनाएं होती हैं जो अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, लेकिन इस खेल को रोकने की कोशिश कभी नहीं होती। पुलिस के लिए भी माफियाओं को रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पूरा इलाका एक बीहड़ के जैसा है जहां पुलिस को भी पैदल ही गश्त लगानी पड़ती है। पुलिस के अधिकारियों की ढिलाई और यहाँ के कठिन भूगोल माफिया वॉर को एक नए लेवल पर लेकर आ गया है। वर्चस्व की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। इस बार इस लड़ाई में अत्याधुनिक किराए पर लिए गए हथियार भी शामिल कर लिए गए। इसीलिए आशंका है कि खून खराबा बड़े स्तर पे हो सकता है। अब पुलिस के लिए माफियाओं को रोकना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खनन माफिया अब किराए के AK-47 से लैस हो चुके हैं। बेसिकली लोग हायर किए जाते हैं जो नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम, सिक्किम या फिर इधर कश्मीर साइड से लाइसेंस लेकर के आए हुए हथियार होते हैं। 2,000-3,000 पे पर डे के हिसाब से वो हायर होते हैं और वो लोग ही गोली चलाते हैं, लेकिन वो तो लाइसेंसी जो हथियार है वो दिखाने के लिए होते हैं। जब भी बालू माफिया आपस में वर्चस्व के लिए गोलीबारी करते हैं तो बड़े हथियारों का यूज होता है। 47 और इंसॉस आराम से चलती है। वो हथियार कितने रेट पर और क्या इस तरह से कैसे मिलता है? बेसिकली कुछ माफिया जो कि हथियार मुहैया कराते हैं वो सारा रेंट पे आता है। 5 लाख 6 लाख रुपए के रेंट पर 47 वगैरह हथियार ये लोग मंगाते हैं, क्योंकि बिना बड़े हथियार के ये लोग पुलिस से भी नहीं लड़ सकते। बिहार सरकार ने वैसे तो रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन रेत माफिया सरकार को पैरों की जूती मारता है। तभी जबान में यहाँ तक कहा जाता है कि माफियाओं का कनेक्शन प्रदेश के कई बड़े नेताओं से, जिसकी वजह से सरकारी फैसलों की औकात उनके लिए किसी सफेद कागज पर पुती काली स्याही से ज्यादा नहीं। बिहार में रेत खनन रोकना शराबबंदी के फैसले को लागू करने जैसा है। जिसके पास पैसा है, पावर है, उसके लिए जैसे शराब उपलब्ध है, उसी तरह रेत खनन भी आसान है। जो ट्रेंड आया है खासतौर पर विगत दिनों में माइनिंग से जुड़े हुए अपराध का चिंता का विषय है और सरकार को इस पर गंभीरता से चिंता करना चाहिए। बिहार सरकार अपने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में भले ही नाकाम, लेकिन रेत माफिया एक ऐसा संगठन चला रहे हैं जहां मजदूरों की सैलरी फिक्स है और हथियार बंद गुंडे मवालियों को जीवन पर्यंत वाला रोजगार मिला हुआ है। ये अलग बात है कि इन लोगों की जिंदगी छोटी होती है, क्योंकि जब भी गैंग वॉर होती है तो किसी का बेटा मारा जाता है तो किसी का सुहाग उजड़ जाता है, लेकिन ये रेत खनन का बिजनेस चलता रहता है। ये एक्चुअली मामला डायरेक्टली हमारे स्तर से देखा नहीं जा रहा है। ये जिला पुलिस और STF हमारे राज्य की जो है वो देख रही है और इसका पुलिस मुख्यालय के स्तर से अलग से इसका अध्ययन किया जा रहा है। मगर इतना जरूर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी त्वरित कार्रवाई हुई है। कई गैंगलॉर्ड्स पकड़े गए हैं और उनके भारी वेपन्स भी रिकवर हुए हैं, केसेस हुए हैं और हम लोगों ने इंटर स्टेट कोऑपरेशन करके बहुत से लोगों के बारे में अलग राज्यों से भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है।
एक आंकड़े के मुताबिक हर महीने बिहार में अवैध रेत खनन से सरकार को 350 करोड़ का नुकसान होता है। हर दिन इन इलाकों से 4 से 5 हजार ट्रक और ट्रैक्टर के जरिए अवैध रेत दूसरी जगहों पर भेजी जाती है। सिर्फ यही नहीं, अवैध रेत की ढुलाई में तेज रफ्तार वाली नावों का इस्तेमाल भी किया जाता है। 100 CFT यानी क्यूबिक फीट बालू की कीमत करीब 2500 रुपए है। यानी 100 CFT को आप 4500 किलो रेत समझ सकते हैं। एक ट्रैक्टर में 100 CFT रेत आती है और एक ट्रक में 300 CFT बालू आती है। यानी एक तरह से रेत माफिया हर दिन सरकार से 8 से 10 करोड़ रुपए लूट रहे हैं। जब सोन नदी का पानी बढ़ता है तो छपरा, भोजपुर, पटना के चारों तरफ से नावों का आना भी शुरू हो जाता है। हर दिन यहाँ हजारों नावों पर बालू की तस्करी होती है। जी मीडिया के कैमरा पर्सन शाहनवाज के कैमरे में एक एक्सक्लूसिव दृश्य कैद होने जा रहा है। देखिए, मेरे दाईं तरफ आप देख रहे होंगे इस नाव में बालू को ढोया जा रहा है। बिल्कुल आप सही समझे हैं, अवैध खदान के बाद बालू इसी तरह ढोया जाता है। नई पॉलिसी हम लोग ला रहे हैं कि हर जगह चेक पोस्ट बना जो अवैध खनन का रोक हो और हमारा राज्य का राजस्व बढ़े, इस पर विचार हो रहा। अपना पुलिस भी हम लोग होमगार्ड हो या सैप का हो, उसको अमेनिटी की प्रक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करें। बिहार में अवैध रेत की एक अलग दुनिया है। इस दुनिया में धनबल और बाहुबल का राज है। सुनहरी रेत के इस काले खेल में जो भी रोड़ा बनता है उसको पहले समझाया जाता है। वो अगर नहीं माना तो पैसे से दबाया जाता है और अगर वो तब भी नहीं माना तो निपटा दिया जाता है। माफियाओं की दुनिया में निपटाने का अर्थ क्या होता है ये तो आप भी जानते हैं। आलोक वर्मा, जी मीडिया, मने। वैसे बिहार में रेत खनन माफियाओं का मुख्य कारोबार है और सरकारी अधिकारियों और नेताओं का ये साइड बिजनेस है। लेकिन इसी खेल में बालू माफिया से रंगदारी लेने वाले भी हैं जो बंदूक के जोर पर कमाई करते हैं। अवैध खनन की बहती गंगा में हर कोई अपना हाथ धोना चाहता है। हमारे पास कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जो बिहार के माफियाओं, नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत का सच आपको बताएंगे। इस अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा इलाके के अधिकारियों के खाते में जाता है और इसका सबूत हमारे पास है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये दस्तावेज मेरे हाथों में भी है। अधिकारियों की जिम्मेदारी यही है कि वो पैसा लेकर अवैध खनन की शिकायतों पर आंखें बंद कर लें, चाहे खनन के नाम पर खून खराबा ही क्यों ना हो रहा, बस आप चुप बैठे रहे। यही काम इन अधिकारियों का है। अब देखिए इस कागजात को जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इसको मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या है। यह सबसे खास है कि बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में संदिग्ध पाए गए पदाधिकारियों की ये पूरी सूची है। ये पूरी सूची है और इसको बिहार गवर्नमेंट ने अब ईडी को ट्रांसफर कर दिया है और इसमें जो कुल मामलों की संख्या है वो बताई गई है 41 और कुल दर्ज कांडों की संख्या 22 बताई गई है और जांच में लंबित मामलों की संख्या 19 बताई गई है। और ईडी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मामलों पे जांच अभी कर रही है। और सबसे दिलचस्प जो है, इस पूरे के पूरे जो दस्तावेज में हम देख रहे हैं 41 पदाधिकारियों के नाम है, सरकारी अधिकारी जिनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। इसमें पुलिस अधिकारी हैं, खनन अधिकारी हैं, कई आरटीओ भी शामिल हैं। कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एक नाम हमारे पास है सहायक निदेशक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर खनन विभाग के हैं बिहार के श्री संजय कुमार, इनका नाम सबसे पहला इस सूची में है। ऐसे ही माइनिंग ऑफिसर हैं जिला खनन पदाधिकारी सारण के श्री मधुसूदन चतुर्वेदी, माइनिंग ऑफिसर है। 5वां नाम देखिए उप निदेशक खनन विभाग बिहार पटना श्री सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, डेप्यूटी डायरेक्टर है। ये सरकारी अधिकारी हैं और इनको ना गोलियों की आवाज सुनाई दी, ना सड़कों पर, और इस खनन माफिया में जितने भी लोग शामिल हैं, जितने भी लोग यहां पे शामिल हैं जिसके लिए खून बहाया जाता है, ये इनको खून भी नजर नहीं आता। ऐसा है कि यहां पर कई सारे ऐसे नाम हैं। अनुमंडल पदाधिकारी डिहरी श्री सुनील कुमार सिंह, एसडीओ। एसपी साहब की भी लिस्ट है, लिस्ट में नाम यहां पे दर्ज है क्योंकि पुलिस अधीक्षक भोजपुर श्री राकेश दुबे, इन पे भी जांच चल रही है, ये एसपी साहब है। पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद श्री सुधीर पोरिका, ये भी एसपी साहब है। सीओ साहब, कई एक लाइन से सीओ की यहां पर लिस्ट है, एक लाइन से कई नाम है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पाली पटना श्री तनवीर अहमद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भोजपुर श्री पंकज रावत, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डिहरी श्री संजय कुमार, ऐसे कई नाम हैं।
41 नामों की यह सूची है। सोचिए, जहां पर आप गोलियों के खोखे देख रहे थे, वहां पे जान की कोई कीमत नहीं है, वहां किसी की एंट्री नहीं हो सकती। अब ये कारतूसों को देख के आप समझ सकते हैं कि क्या डरावना माहौल होगा, जहां जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन ये सच जानते हुए भी बिहार के ये अधिकारी खामोश थे, मौन थे, इस सच पे पर्दा डाल रहे थे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी और आप तक ये खबर पहुंचाना हम इसलिए चाह रहे थे ताकि बिहार में इन खनन माफियाओं के इन करतूतों को आप जानें। इसकी रिपोर्टिंग करना आसान नहीं था, जान हथेली पर लेकर शायद इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। और इसलिए हमने कहा कि आखिर सवाल पूछना होगा प्रशासन से, अधिकारियों से, सरकार से कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। क्या खनन माफियाओं के सामने सरकार झुक गई है, घुटने टेक लिया है? जो 6 खनन अधिकारी अवैध खनन में शामिल रहे, उनमें एडिशनल डायरेक्टर से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारी हैं। इसके अलावा अलग अलग केस में 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मामले दर्ज हैं। जिनके खिलाफ मामले हैं उनमें 2 एसपी, 4 सीओ और 6 इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी हैं। 2 आरटीओ अधिकारियों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए और करीब 6 मामलों की जांच अब ईडी कर रही है और अब तक 9 बालू माफियाओं पर भी कार्रवाई हो चुकी है। इस पर काफी तेज एक्शन लिया और लगभग 1 महीने के अंदर इसमें 41 मामलों में हम लोगों ने जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की, जिसमें 2 एसपी रैंक के ऑफिसर्स थे और लगभग 1 दर्जन से अधिक डीएसपी, पुलिस इंस्पेक्टर्स, बीडीओ, सीओ, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स और भी माइनिंग डिपार्टमेंट के स्टाफ थे। यहाँ तक कि माइनिंग विभाग के एडिशनल डायरेक्टर भी इसमें ट्रैप हुए थे। और इसके अलावा जो और खनीय पदाधिकारी थे राज्य के जिनकी संलिप्तता आई थी, उन सभी पर हम लोगों ने 41 टोटल ऑफिसर्स पे एक्शन रेकमेंड किया और राज्य सरकार ने सभी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई और उनकी जो अवैध संपत्ति उन्होंने अर्जित किया था इस धंधे से, उसमें सभी पर डीए की जांच का आदेश दिया। मेरे हाथ में जो ये पन्ने हैं जिनमें 41 नाम दर्ज है, हर किसी का नाम बताना जरूरी नहीं, लेकिन सवाल यह है कि इन नामों के सामने आने के बावजूद भी खनन माफियाओं पर लगाम या नकेल नहीं कसा गया, तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है? एक स्वस्थ लोकतंत्र में हम देश या राज्य की सरकार क्यों चुनते हैं? हम सरकार बनाने के लिए वोट इसलिए देते हैं ताकि प्रदेश में कानून का राज हो, सारा सिस्टम जनता के हित के लिए काम करे। सरकारी पदों पर बैठे लोग भी चयन के समय अपने इंटरव्यू में यही बात कहते होंगे कि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। वो ये भी कहते होंगे कि वो देश या अपने प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आए। लेकिन सरकारी सर्विस के कुछ सालों के अंदर ही बहुत से अधिकारी माफियाओं के साथ मिलकर खुद की सेवा में लग जाते हैं और खुद के बैंक खातों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे अधिकारियों को लाइन पर कैसे लाया जाए? क्या सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो प्रशासन में बैठे इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके बाकियों के लिए भी नजीर पेश करे? और इसलिए इस रिपोर्ट को आप तक आना, आपकी नजरों तक आना बहुत जरूरी था।